डियर स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 24 पढ़ाया था। आज जो अपना चैप्टर है 25 जिसका नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र, सिक्रेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो चैप्टर का नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र। अपना पार्ट दूसरा है जूलॉजी, पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है या उत्सर्जन की परिभाषा। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो यहां पर है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। अगला जो अपना टॉपिक है वह है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो अपना बिंदु हो गया है उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो हम जंतुओं को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो अपना भाग है उसको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। पहला जो भाग है हमारा उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। ठीक है। तो यहां पर है वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक जंतु कहते हैं। और इस क्रिया को अमोनोटैलिज्म कहा जाता है। अमोनोटैलिज्म कहा जाता है। अमोनिया एक विषैली गैस है। यूरिया की तुलना में अधिक विषैली गैस होती है। इसके उत्सर्जन के लिए हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहां पर अमोनिया को बाहर निकालना अनिवार्य होता है। तो सीधी सी परिभाषा है वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक जंतु कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे मान लीजिए अमीबा है, जितने भी सदस्य हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। दूसरा जो है पोरीफेरा है जिसमें स्पंज को शामिल किया जाता है। तीसरा है सेलेंट्रेटा। तो सेलेंट्रेटा में आप जानते हो हाइड्रा आता है, इसका उदाहरण है हाइड्रा। यहां पर है हाइड्रा। इसके बाद एनेलिडा,
जलीय आर्थ्रोपोडा, जलीय आर्थ्रोपोडा। और यहां पर आ जाता है आपके सामने समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां। तो देखिए अमोनोटेलिक में सीधा हो गया, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा अमोनिया बाहर निकालने की क्रिया को हम अमोनोटेलिक कहते हैं, और इस क्रिया को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। उदाहरण है प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, एनेलिडा है, केंचुआ आता है, जलीय आर्थ्रोपोडा है, यहाँ जलीय लगाना है हमें, आर्थ्रोपोडा है, और समुद्री मछलियां। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, तो ऐसे जंतुओं को यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं, और इस क्रिया को यूरियोटेलिज्म कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण यहां पर आता है आपके सामने ओवेचर, ओवेचर ऊपर वाले में भी आएगा क्योंकि जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। ओवेचर हो गया, तो यहाँ पर है वयस्क मेंढक, फ्रॉग हो गया वयस्क मेंढक। स्तनधारी, स्तनधारी में हम लेते हैं खरगोश और मनुष्य, खरगोश और मनुष्य। स्तनधारी में आते हैं उपास्थिल और अस्थिल मछलियां, उपास्थिल और अस्थिल मछलियां। यानी उदाहरण आपके सामने यूरियोटेलिक के अंदर पहला उदाहरण हो गया ओवेचर, वयस्क मेंढक, लार्वा नहीं आएगा, लार्वा टेडपोल इसमें आएगा अमोनोटेलिक में। स्तनधारी खरगोश और मनुष्य, उपास्थिल और अस्थिल मछलियां यूरियोटेलिक होती हैं। तीसरा जो टाइप है वो है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। वे जीव या जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालता है, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालता है, तो ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक और इस क्रिया को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण यहाँ पर आपके सामने देखिए, पहला है पक्षी वर्ग, एविड जो है इसके अंदर आता है। दूसरा है सरीसृप, रेप्टाइल्स, वो इसमें आता है। और इसके बाद में इसमें जो आपके सामने पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, और लास्ट में हो गया आपके सामने कीट। यानी ये तीन जो आपके सामने उदाहरण है वो यूरिकोटेलिक जंतुओं के हैं। तो देखिए आपके सामने उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतुओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है अमोनोटेलिक, वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। इस क्रिया को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए प्रोटोजोआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है, एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपोडा, समुद्री मछलियां। दूसरा जो अपना टाइप है यूरियोटेलिक है, वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को या अमोनिया को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उन्हें यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। इस क्रिया को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें पहला है ओवेचर, वयस्क मेंढक आएगा, लार्वा टेडपोल अमोनोटेलिक में आएगा। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है स्तनधारी जिसमें खरगोश आता है और दूसरा मनुष्य आता है। उपास्थिल मछलियां और अस्थिल मछलियां भी यूरियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में तीसरा जो अपना टाइप है वो है यूरिकोटेलिक। वे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उन जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं और इस क्रिया को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। उदाहरण की बात करें, पक्षी, एविड, सरीसृप, रेप्टाइल्स और कीट होते हैं,
पढ़ा है। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आता है वो ऊपर लिखा है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र है अपना। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, निम्न अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो अपने सामने अंग है उसको बोलते हैं वर्क। यानी अगला टॉपिक कौन सा अपना, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो पहला है वर्क, किडनी। दूसरा जो है आपके सामने मूत्रवाहिनियां, मूत्र वाहिनियां। तीसरा जो आपके सामने है वह है मूत्राशय। चौथा जो आपके सामने है वह है मूत्र माल। यूरिनरी डक्ट, यूरिनल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये आपके सामने चार हैं, किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक तो आपको ये दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, महाधमनी है, ठीक है। और दूसरी इसके बगल में होती है महाशिरा, इस टाइप से जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपके सामने। इसके बाद में ये जो इस साइड का है इसको हम दायां वर्क बोलते हैं, दायां वर्क। राइट किडनी, ठीक है। दूसरा जो हमारे इधर दिखाई दे रहा है आपको बाई साइड में, ये जो है ये आपके सामने दाएं वर्ग से नीचे स्थित होता है और छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं बायां वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, बायां वर्ग बोलते हैं। लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी। इसके बाद में ये जो शिरा प्रवेश है आपके सामने इसको हम बोलते हैं वर्क धमनी, वर्क धमनी। और ये जिस भाग में आपके सामने खुल रहा है इस टाइप से, यहां पर भी इस टाइप से है, तो इस भाग को हम बोलते हैं वृक्षणी या पेडिवस। इसके बाद में इसके अंदर आपको कोनिकल टाइप के उभारे अरिच पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। और इनके अंदर जो इस टाइप से होते हैं उनको वर्तनी के वर्क स्तंभ बोलते हैं। इनको हम वर्तनी के वर्क स्तंभ, किडनी, रिनल या कोलम बोलते हैं इनको। इसके वर्ग के पश्चिम भाग से एक लंबी पतली संरचना निकलती है, इस प्रकार से, इस टाइप से लंबी पतली संरचना निकलती है जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। कहाँ खुलती है, मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो ये आपके सामने मूत्राशय हो गया। मूत्राशय ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा होता है। तो इस टाइप से ये लो, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मूत्राशय। क्या बोलेंगे इसको, मूत्राशय बोलेंगे इसको। तो ये हो गई हमारे सामने मूत्रवाहिनियां। क्या हो गई, मूत्रवाहिनियां, ठीक है। संख्या 2 है, दाईं और बाईं। इसके बाद में ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं इसको, हम मूत्रमार्ग बोलते हैं, सॉरी मूत्राशय बोलते हैं इसको, मूत्राशय। और ये जो नीचे का भाग है इसको हम बोलते हैं
यूरेथ्रा ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश। तो आपके सामने ये मानव का उत्सर्जन तंत्र बनकर तैयार हो गया है। ये महाधमनी है, इसके अंदर जो भाग दिखाई दे रहा है आपको इसको कैरिक्स कहते हैं, कैरिक्स। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। पहला वर्ग है, दूसरा मूत्रवाहिनियां है, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्र मार्ग है। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। संख्या एक जोड़ी पाई जाती है, संख्या एक जोड़ी होती है। वर्ग भ्रूणीय मेसोडर्म से बनते हैं, मेसोडर्म यानी मध्यजनन स्तर से बनते हैं। ये पश्चिम भाग में नीचे की तरफ होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक। यानी मानव में, मनुष्य में वर्ग किस टाइप के होते हैं, पश्चिमवर्गक या मेटानेफ्रिक। कैसे होते हैं, पश्चिमवर्गक या मेटानेफ्रिक होते हैं। इसके बाद में चौथा देखते हैं लंबाई। तो एक जो वर्ग है उसकी लंबाई होती है 11 से 12 सेंटीमीटर। इसके बाद है इसका चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और थिक यानी मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो यानी प्रत्येक वर्ग की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई या थिक 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। रंग इनका गहरा लाल होता है, गहरा लाल रंग होता है। प्रत्येक वर्ग को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं वल्कुट या इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉर्टेक्स या वल्कुट। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं मध्यांश या मेडुला। दूसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, मध्यांश या मेडुला। तो वल्कुट जो भाग होता है वर्ग का सबसे भारी भाग होता है, लाल रंग का होता है। और वल्कुट भाग के अंदर एक तो पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा है डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका और मेलपीगी काय, मेलपीगी काय। ये तीनों जो अंग होते हैं किसमें पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। दूसरा होता है मध्यांश। वल्कुट के ठीक नीचे ये तो है कॉर्टेक्स और ये नीचे है मध्यांश। वल्कुट के ठीक नीचे जो भाग पाया जाता है उसे हम मध्यांश या मेडुला कहते हैं। मध्यांश या मेडुला जो आपके सामने है, इसमें एक तो हेनले कालूफ जो यू आकृति का होता है और दूसरा है संग्रह नलिका। यानी ये दो भाग पाए जाते हैं मेडुला के अंदर। हेनले कालूफ जो यू आकृति का होता है, दूसरा है संग्रह नलिका। ये दोनों हम मेडुला भाग में पाए जाते हैं। वर्ग के अंदर कुछ स्तंभ पाए जाते हैं जिन्हें हम गर्दनी के वर्ग स्तंभ बोलते हैं। वर्ग के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम वर्ग संपुट बोलते हैं। इसको वर्ग संपुट, रिनल या किडनी कैप्सूल बोलते हैं इसको। तो ये हमारा वर्ग है। अब हमारे सामने दूसरा आता है मूत्रवाहिनियां। तो मूत्रवाहिनियां देखिए डायग्राम के अंदर, ये वर्ग है, दायां वर्ग है, बायां वर्ग है। दायां वर्ग बायां वर्ग से बड़ा होता है क्योंकि दायां वर्ग में 3 पालियां पाई जाती हैं और बायां वर्ग में 2 पालियां पाई जाती हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पश्चिम भाग से एक लंबी पेशीय नलिका निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनियां यूरिनरी डक्ट कहते हैं। इसकी जो दीवार होती है वो रोमावी सीडिएटेड होती है, रोमावी पेशियों से बनी होती है, सीडिएटेड होती है। मूत्रवाहिनियों का कार्य मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना है। इसके बाद में आता है मूत्राशय।
प्रत्येक मूत्रवाहिनी एक बड़ी संरचना या थैलेनुमा भाग में खुलती है जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। मानव का मूत्राशय अरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है। अरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है। अरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है। एक मूत्राशय में कितना मूत्र संग्रह किया जा सकता है? तो आपके सामने है 600 से 700 ml मूत्र का संग्रह मूत्राशय में किया जा सकता है। इसके बाद आता है मूत्रमार्ग। मूत्राशय जिस मार्ग के द्वारा बाहर खुलता है या मूत्राशय से मूत्र जिस मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है उसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग की संख्या एक होती है। नर और मादा में मूत्रमार्ग की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे नर की बात करें तो नर के अंदर जो मूत्रमार्ग है उसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है नर के अंदर मूत्रमार्ग की लंबाई? 15 सेंटीमीटर। जबकि मादा में मूत्रमार्ग की लंबाई होती है केवल 4 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का अंतर है दोनों में। यानी नर का जो मूत्रमार्ग है 15 सेंटीमीटर लंबा है, मादा का जो मूत्रमार्ग है वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। नर के अंदर जो मूत्रमार्ग होता है उसी के द्वारा हम मूत्र बाहर निकालते हैं, उसी के द्वारा हम सीमन या वीर्य बाहर निकालते हैं। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता है। मादा में नीचे की साइड में तो होता है योनि या जनन मार्ग और इसके जस्ट ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं उसको? हम मूत्रमार्ग कहते हैं। इसके बाद में देखिए आपके सामने मूत्रमार्ग और योनि जो आपके सामने है वो मादा में अलग अलग होती हैं, लेकिन नर के अंदर एक ही छिद्र होता है जिसको मूत्रमार्ग कहते हैं। वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और मादा में 4 सेंटीमीटर लंबा होता है मूत्रमार्ग। तो ये हमारा था मूत्रमार्ग। तो देखिए इस प्रकार से मानव का उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़ा है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। पहला वर्ग है, दूसरा मूत्रवाहिनियां हैं, तीसरा मूत्राशय है, चौथा मूत्रमार्ग है। तो वर्ग में हमने क्या पढ़ा कि संख्या वर्ग की एक जोड़ी होती है। प्रत्येक वर्ग का निर्माण भ्रूणीय मेसोड्रग से होता है, मध्यजनन स्तर से होता है। प्रत्येक वर्ग के पश्चिम भाग में पेरिटोनियम झिल्ली से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जो वर्ग है किस टाइप के हैं? मेटानेफ्रिक या पश्चवर्तक होते हैं। इसके बाद में जो आपके सामने है प्रत्येक वर्ग की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई ठीक 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वर्ग का रंग गहरा लाल होता है। इसके बाद में छठा जो बिंदु है कि प्रत्येक वर्ग को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को वल्कुट या कोर्टेक्स कहते हैं। वल्कुट वाला भाग वर्ग का सबसे भारी भाग होता है, गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। इसमें पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, मेल्टिका इसमें पाए जाते हैं। वल्कुट से घिरा हुआ दूसरा भाग होता है मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला में एक तो शंक्वाकार या उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम पिरामिड कहते हैं। और इसमें हैंडले का लूप पाया जाता है जो यू आकृति का होता है। दूसरा इसमें संग्रह नलिका मेडुला भाग में पाई जाती है। इसके बाद हमने बताया कि दायां वर्ग बाएं वर्ग से ऊपर की ओर स्थित होता है और बड़ा होता है। दायां वर्ग का निर्माण 3 पालियों के द्वारा होता है, 3 लॉब के द्वारा होता है, जबकि बाएं वर्ग का निर्माण 2 पालियों के द्वारा होता है। इसके बाद में आता है आपके सामने मूत्रवाहिनियां। तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ग के पश्चिम भाग से एक लंबी पतली पेशीय संरचना निकलती है या नलिका निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनियां कहते हैं। मूत्रवाहिनियों का प्रमुख कार्य मतलब मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना होता है। दूसरा है मूत्राशय। नर में या मादा दोनों में मान लीजिए एक थैलेनुमा पेशी अंग पाया जाता है जिसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय का निर्माण अरेखित पेशियों के द्वारा होता है। मूत्राशय में लगभग 600 से 700 ml
जा सकता है। और लास्ट का है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग आपने पढ़ा है कि मूत्रा से जिस मार्ग में खुलता है, छिद्र में खुलता है, उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। नर में मूत्र मार्ग शीर्ष से होकर गुजरता है। नर और मादा में मूत्र मार्ग की लंबाई और स्थिति अलग अलग होती है। नर में मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और इस मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र और सीमन दोनों बाहर निकाले जाते हैं। मादा में मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है और इसके द्वारा केवल मूत्र मार्ग के द्वारा केवल आपके सामने मूत्र ही बाहर निकाला जाता है। यानी जनन मार्ग के ठीक ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है जिसका कार्य है मूत्र बाहर निकालना। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था, क्लास 12। तो इसमें पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन की परिभाषा क्या है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु को कितने भाग में बांटा जाता है। जैसे पहला आपके सामने था, आपके सामने अमोनोटेलिक, दूसरा था यूरोटेलिक, तीसरा था आपके सामने इसमें यूरिकोटेलिक। इस प्रकार से 3 भागों में हमने बांटा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें वर्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग अंग पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके सामने वर्ग नलिका, वर्ग नलिका या नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। तो आपके सामने देखिए वर्ग नलिका नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसमें पढ़ेंगे हम। देखिए आपके सामने प्रत्येक वर्ग 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिसे हम वर्ग नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग लगभग 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिसे वर्ग नलिका या वर्गाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो आपके सामने होता है वो उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी मानव के उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वर्ग नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वर्ग नलिका या नेफ्रॉन या वर्गाणु कहते हैं। एक वर्ग नलिका में निम्न अंग पाए जाते हैं। पहला जो भाग है आपके सामने वो है मेलपीगी काय, मेलपीगी काय। मेलपीगी काय के अंदर 2 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं बौमन संपुट, बौमन कैप्सूल। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। यह आपके सामने पहला भाग है बौमन यानी मेलपीगी काय, जिसका पहला पार्ट है बौमन संपुट, बौमन कैप्सूल। दूसरा है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इसके बाद में
ये जो आपके सामने भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम संयुक्त रूप से क्या बोल रहे हैं? मेल्ट की बॉडी बोल रहे हैं। इसके अंदर अविवाही धमनिका ये जो आपके सामने इसमें आती है और इसमें एक जाल बनाती है इस टाइप से। जाल बनाती है, देखिए आपके सामने। ये जो आपके सामने जाल है, इसको हम केशिका गुच्छ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ। क्या बोलेंगे इसको? केशिका गुच्छ बोलेंगे। और ये जो आपके सामने है, ये है बोमन कैप्सूल, ये है गिरवा। ये जो नलिका दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम संक्षेप में बोलते हैं पीसीटी। ये जो भाग है आपके सामने यू आकृति का, इसे बोलते हैं हैंडले का लूप। हैंडले का लूप, इसको हमें हैंडले का लूप कहते हैं। ये जो भाग है आपके सामने इधर वाला, इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल या डीसीटी बोलते हैं इसको। ये किस में खुल जाता है? ये एक नलिका में खुलता है, जिसको हम संग्रह नलिका कहते हैं। ये संग्रह नलिका में खुल रहा है इस प्रकार से। ये संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो हैंडले लूप, इससे पहले दो भुजा है। एक भुजा को हम बोलते हैं अवरोही भुजा, जो पतली होती है, और दूसरी जो भुजा है उसको बोलते हैं आरोही भुजा, जो मोटी होती है, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। तो इस प्रकार से